ये लेबनान में बैरूत पोर्ट का सैटेलाइट इमेज है जिसको 31 जुलाई 2020 को कैप्चर किया गया था। लेकिन सिर्फ 4 दिनों के बाद यहाँ कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद पोर्ट की हालत कुछ इस तरह हो गई। पोर्ट पे मौजूद हैंगर्स तबाह हालत में नजर आ रहे हैं, जबकि इस जगह पर 135 मीटर चौड़ा यहाँ 2 बोइंग 747 की लंबाई जितना बड़ा गड्ढा नजर आ रहा है। यहाँ असल में ऐसा क्या हुआ था जिसने जन्म दिया दुनिया के सबसे बड़े नॉन न्यूक्लियर धमाके को। नाजरीन, 4 अगस्त 2020 को एक वीडियो क्लिप वायरल होती है जिसमें इसरा सबलानी नामी ये ब्राइड बैरूत के सैफी स्क्वायर पे खड़ी फोटो शूट करवा रही थी। तभी अचानक एक जोरदार धमाके की वेव ने सबको भागने पर मजबूर कर दिया। इस वाक़े से 23 मिनट पहले ठीक 5:45 पे बैरूत पोर्ट पर एक हैंगर में कुछ वेल्डर्स दीवार में हुए एक सुराख को रिपेयर कर रहे थे। तभी चिंगारियों की वजह से गोदाम में आग भड़क जाती है। ये हैंगर नंबर 12 कहलाता था जो बिल्कुल समंदर से लगा हुआ था। 10 मिनटों के बाद 5:55 पर 9 फायर फाइटर्स और एक पैरामेडिक स्टाफ की एक टीम मौके पर पहुंचती है। आग का जायजा लेने के बाद उन्होंने रेडियो पे फायर चीफ को बताया कि उनको कुछ ठीक नहीं लग रहा, क्योंकि आग बेकाबू होती जा रही है और उसमें से अजीब अजीब आवाजें निकल रही हैं। अभी उनको वहां पहुंचे 12 मिनट ही हुए थे कि 6:07 पे एक जोरदार धमाका होता है। इस धमाके की वीडियोस में देखा जाए तो सफेद धुओं समेत फायरवर्क्स के फ्लैशेस नजर आ रहे हैं। हैंगर नंबर 12 में फायरवर्क्स की एक कंसाइनमेंट रखी गई थी जो शायद इस आग की वजह से फट गए। लेकिन ये तो था पहला धमाका जिसकी शिद्दत 1500 केजी TNT ब्लास्ट के बराबर रिकॉर्ड की गई। अभी लोग समझते कि आवाज किस चीज की थी। 30 सेकंड्स के बाद एक और धमाका हुआ जिसने पूरे बैरूत को जैसे चीर कर रख दिया। इस दूसरे धमाके को काफी कैमरास में रिकॉर्ड किया गया क्योंकि पहले धमाके के बाद कई लोग उसकी फुटेज बनाने में मसरूफ थे। एक बहुत बड़ा आग का गोला आसमान में उड़ता हुआ देखा गया जिसकी शॉक वेव स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज थी। दूसरे धमाके में एक सफेद डूम को देखा गया जिसने शहर के बड़े हिस्से को घेर लिया। ये असल में पानी का वेपर था जो शॉक वेव के प्रेशर से बना था। इसके बाद लाल धुएं का एक बहुत बड़ा बादल आसमान में उड़ता हुआ दिखाई दिया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि लाल धुआं हैंगर में अमोनियम नाइट्रेट के होने का सबूत है। धमाके की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि 200 किलोमीटर दूर साइप्रस में भी लोग डर के मारे घरों से बाहर निकल आए। शॉकवेव ने 8 किलोमीटर दूर बैरूत एयरपोर्ट टर्मिनल तक के शीशे तोड़ दिए और करीब मौजूद घरों के सरिये तक भी बाहर निकल आए। आप सिर्फ इस बात से अंदाजा लगा लें कि धमाका हुआ बैरूत में, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की जियोलॉजिकल सर्वे टीम ने 3.3 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक के झटके रिकॉर्ड किए। शेफील्ड यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट्स के अंदाजे के मुताबिक ये धमाका 15 लाख केजी TNT ब्लास्ट के बराबर था, यानी पहले धमाके से 1000 टाइम्स बड़ा और तकरीबन हिरोशिमा पर गिराए गए न्यूक्लियर बॉम्ब का 10%। जहां ये ब्लास्ट हुआ उसके आसपास के हैंगर्स सब मिट्टी में मिल गए जैसे वहां कुछ था ही नहीं। आसपास जो शिप्स खड़ी थीं उनको भी शदीद नुकसान हुआ, जबकि एक 5 स्टार ओरिएंट क्वीन क्रूज शिप जो 390 फीट लंबी थी हवा में उछलकर वापस पानी पे गिरकर उल्टी हो गई। धमाके ने जमीन में 135 मीटर चौड़ा गड्ढा बना दिया जो फौरन समंदर के पानी से भर गया। बैरूत एक्सप्लोजन दुनिया का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर ब्लास्ट तस्वर किया जाता है। यहाँ तक कि इस धमाके ने अर्थ की आयनोस्फीयर को भी डिस्टर्ब कर दिया, यानी स्पेस के करीब जो आखिरी एटमॉस्फेरिक लेयर होती है वो भी डिस्टर्ब हुई, जिसकी वजह से चंद सेकंड्स के लिए GPS और रेडियो सिग्नल्स में डिस्ट्रप्शन देखी गई। ये मंजर बैरूत में किसी कयामत से कम नहीं था। शहर की गलियां तबाही में डूबी हुई नजर आईं। नॉर्दर्न बैरूत में पूरी की पूरी बिल्डिंग्स जमी बोझ हो गईं। जड़ से उखड़े हुए दरख्त, उल्टी हुई गाड़ियां और मुड़े हुए स्टील के गार्डर हर तरफ फैले हुए नजर आए। धमाके की ताकत ने पूरे शहर की इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई को बंद कर दिया, जिसकी वजह से रेस्क्यू का काम मजीद रुकावट का शिकार बन गया। मिलिट्री बुलडोजर्स की मदद से रोड्स क्लियर किए गए ताकि रेस्क्यू वर्कर्स को पहुंचाया जा सके। इस हादसे में 218 लोगों की कीमती जानें जाया हो गईं, जबकि 7000 से भी ज्यादा लोग जख्मी हो गए। और रही बात दूसरों की, तो बैरूत की 12% पॉपुलेशन पलक झपकते ही बेघर हो गई। हॉस्पिटल और मेडिकल सेंटर्स जहां जख्मियों का इलाज होना था वो भी धमाके की जद में आकर तबाह हो चुके थे।
कई हॉस्पिटल्स ने पार्किंग लॉट्स और फुटपाथ्स पर ही जख्मियों का इलाज करना शुरू कर दिया। सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल, जो बेरूत पोर्ट से चंद 100 मीटर्स के फासले पर था, पूरी तरह तबाह होने के बाद भी पेशेंट्स का इलाज टूटे हुए फुटपाथ्स पर करता रहा। लेकिन इसके बावजूद हजारों जख्मियों को सिर्फ इस वजह से वापस भेजना पड़ा क्योंकि फुटपाथ्स पर भी जगह कम हो गई थी। माना जाता है कि ब्लास्ट के बाद बेघर लोगों को बेरूत के उन लोगों ने अपने घरों में पनाह दी जिनके घर पोर्ट के काफी दूर होने की वजह से बच गए थे। धमाके के 7 घंटों तक आग भड़कती रही और काले धुएं के बादल अगले दिन तक भी आसमान पर छाए रहे। सल्फर और जले हुए रबड़ की बदबू अगले कई दिनों तक फिजा में महसूस की गई। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद पूरे लेबनान में प्रोटेस्ट भड़क उठे। लोग गवर्नमेंट की नाकामी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए और उन सब का एक ही सवाल था कि आखिर इस धमाके की असल वजह क्या थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैंगर नंबर 12 का इस्तेमाल किया जा रहा था ऑयल के कैंस, केरोसिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे खतरनाक केमिकल्स को स्टोर करने के लिए, और साथ ही इसमें रखे गए थे 15 टन फायरवर्क्स, यानी एक ऐसी तबाही जो बस होने का इंतजार कर रही थी। इतनी फ्लेमेबल चीजों के बावजूद वेयर हाउस की वायरिंग बहुत खराब थी। न वहां पर स्मोक अलार्म सिस्टम था, न ही स्प्रिंकलर सिस्टम। पर हैंगर नंबर 12 में सिर्फ यही नहीं रखा था, यहाँ एक और खतरनाक केमिकल भी छुपा हुआ था। 2750 टन वजनी अमोनियम नाइट्रेट का एक कंसाइनमेंट, जो पिछले 7 सालों से प्लास्टिक बैग्स में बिना किसी प्रॉपर सेफ्टी के वहां स्टोर किया गया था। ये केमिकल अक्सर एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के तौर पर या माइनिंग इंडस्ट्री में एक्सप्लोसिव के लिए इस्तेमाल होता है। कई टेरर अटैक्स में भी इस केमिकल का इस्तेमाल हो चुका है। प्रोटेस्टर्स का सिर्फ एक ही सवाल था कि इतना ज्यादा अमोनियम नाइट्रेट वहां क्यों स्टोर किया गया जहां करीब ही हजारों लोग रहते थे, और इस तबाही का असल जिम्मेदार कौन है। ये सब शुरू हुआ था 2013 में, जब एक रशियन शिप जॉर्जिया से मोज़म्बिक जा रही थी। लारोसा नामी इस मर्चेंट वेसल को समंदर में 1 महीने से ज्यादा वक्त हो चुका था और टेक्निकल मसलों की वजह से इसे बेरूत में ही डॉक करना पड़ा। इस शिप में 2750 टन अमोनियम नाइट्रेट था, जो अब बेरूत पोर्ट पर डॉक कर चुकी थी। मगर ये शिप फिर कभी बेरूत से निकली ही नहीं। शिप के कैप्टन ने बताया कि शिप के मालिक उस वक्त पैसों की तंगी का शिकार थे और उन्होंने सोचा कि लेबनान में कुछ और कार्गो उठाकर मोज़म्बिक रवाना किया जाए। लेकिन जो कार्गो उन्होंने लेबनान से बुक किया उसकी वजह से लोड काफी बढ़ गया था और शिप के क्रू ने उसे ले जाने से इनकार कर दिया। शिप के मालिक ने न सिर्फ क्रू की सैलरी रोक दी बल्कि पोर्ट चार्जेस भी नहीं दिए। बेरूत में अथॉरिटीज ने शिप के क्रू को अगले 11 महीनों तक उसी शिप में बंद रखा क्योंकि उनके पास लेबनान में एंटर होने का वीजा नहीं था। आखिरकार 2014 में क्रू को रिहाई मिली, पर अनपेड डॉक फीस और ड्यूटीज की वजह से शिप को जब्त कर लिया गया। जो एक्सप्लोसिव कार्गो था उसे अथॉरिटीज ने कॉन्फिस्केट करके हैंगर नंबर 12 में ट्रांसफर कर दिया था, जहां वो 2020 के इस खौफनाक हादसे तक पड़ा रहा। इन 6 सालों के दौरान जब ये खतरनाक केमिकल हैंगर नंबर 12 में बेतरतीबी से पड़ा था, पोर्ट अथॉरिटीज ने कई मर्तबा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ईमेल भेजकर वार्निंग्स भी दी, लेकिन लेबनान की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ा। पहली ईमेल 2014 में कस्टम्स के फॉर्मर डायरेक्टर ने एक अर्जेंट मैटर जज को भेजी और इस बात का एहतियात से जिक्र किया कि ये इंतहाई खतरनाक केमिकल पोर्ट पर रखना बहुत रिस्की है, लेकिन उसे कभी कोई जवाब नहीं मिला। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से एक ईमेल ने मेरीन एजेंसी से ये डिमांड की थी कि कार्गो को फौरन वापस एक्सपोर्ट कर दिया जाए क्योंकि हैंगर के अंदर की क्लाइमेट कंडीशन इस केमिकल के लिए मुनासिब नहीं है। हत्ता के एक और लेटर में तो ये भी मशवरा दिया गया कि गवर्नमेंट इस केमिकल को लेबनीज एक्सप्लोसिव कंपनी को ही बेचकर इससे जान छुड़ाए। गवर्नमेंट को आखिरी ईमेल 2019 में भेजी गई जिसमें इस केमिकल के खतरों के बारे में आगाह किया गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने पोर्ट अथॉरिटीज की वार्निंग्स को तब भी नजरअंदाज कर दिया जब हैंगर नंबर 12 की दीवार में सुराख होने के बायस सिक्योरिटी रिस्क मजीद बढ़ गया। ऐसा माना जाता है कि इसी सुराख की रिपेयरिंग के दौरान चिंगारियों की वजह से यहाँ आग लगी थी, जो फिर इन धमाकों की वजह बनी।
आज 2025 में इस धमाके को 5 साल होने को हैं, लेकिन असली जिम्मेदारों को सजा तो क्या, उनका ट्रायल भी सही से नहीं हुआ। पॉलिटिकल मसलों, मिनिस्टर्स की लीगल इम्यूनिटी और जुडिशरी के अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से आज तक इन्वेस्टिगेशन बार बार रुकती चली आई है। जज फादी सावन ने जब हाई प्रोफाइल मिनिस्टर्स को चार्ज किया तो उन्हें हटा दिया गया। फिर जज तारिक बितार ने केस को दोबारा उठाया तो हिजबुल्लाह और अमल जैसे ग्रुप्स ने उनकी मुखालिफत की और कोर्ट में स्टे ऑर्डर फाइल कर दिया। 2022 से 2024 तक इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह रुकी रही। जनवरी 2025 में नवाफ सलाम के प्राइम मिनिस्टर बनने और इजराइल हिजबुल्लाह कॉन्फ्लिक्ट के बाद केस एक बार फिर से खुला। मई 2025 में ये रिपोर्ट आई कि जज तारिक बितार अपना फाइनल फैसला 4 अगस्त 2025 को इशू करने वाले हैं, जो कि इस ब्लास्ट की 5th एनिवर्सरी का दिन होगा। तबाही के इस नाकाबिले यकीन हादसे के 4 सालों के बाद भी बैरूत में उसके निशानात अब भी बाकी हैं। ब्लास्ट की जगह पर एक 8 फुट लंबा स्टैचू खड़ा है, जो टूटे हुए शीशों, मुड़े हुए सरियों और तबाहशुदा घरों के मवाद से बनाया गया है। ये स्टैचू एक औरत की शक्ल में है जो एक तलवार उठाए उन 218 लोगों की याद में खड़ी है जो उस दिन अपनी जान गंवा बैठे। इस स्टैचू के पांव के नीचे एक घड़ी भी पड़ी है जिस पर आज भी 6:08 बज रहे हैं और ये उस धमाके के बाद से आज तक उसी हालत में बंद पड़ी है। उम्मीद है ज़ेम टीवी की ये वीडियो भी आप लोग भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।